नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पैसों के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग एनपीएस के बारे में बात करने वाले हैं, बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लोन के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने कुछ पैसे वापस लिए हुए, यानी कि कुछ शेयर्स बेचे हैं विजय माल्या की, उनकी कंपनीज के, उनके एसेट्स को बेचा है, नीरव मोदी के कुछ एसेट्स को बेचा है, मेहुल चोकसी की कुछ एसेट्स को बेचा है और कुछ पैसा उन्होंने बैंक्स को वापस कर दिया। तो आज हम लोग यहां पे एक चर्चा करेंगे कि जो पैसा ईडी ने रिकवर किया है इन लोगों से, और मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है। आई एम क्वाइट श्योर कि इंडियन न्यूज चैनल्स हैव कवर्ड अ लॉट अबाउट दीज पीपल, द फ्यूजिटिव्स हु हैव लेफ्ट इंडिया। तो कुछ पैसे अभी बैंक्स को वापस कर दिए। तो आज हम लोग एक विश्लेषण करेंगे, तो जो भी पैसा बैंक्स के पास वापस चला गया है, क्या वो बैंक्स की मदद कर पाएगा। इनफैक्ट एक लंबी चर्चा होगी, एक व्यापक विश्लेषण होगी यहाँ पे इंडिया की लोन सिस्टम के ऊपर, यानी कि एनपीएस के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ ये सब जानकारी लेने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली रीच मी आउट ऑन Instagram @Rahul Sai 222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो दिस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 3। इकोनॉमी की सवाल आ सकते हैं, एनपीए के सवाल आते हैं। यहां पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एनपीए। इनफैक्ट मैं आपसे 2 सवाल भी पूछने वाला हूं, जिसके आपको जवाब देने हैं इन कमेंट सेक्शन। काफी इंटरेस्टिंग से सवाल है, काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको वहां पे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे प्रोग्राम्स की। चलिए बात करते हैं फ्यूजिटिव्स की। अब इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये नीरव मोदी है, ये विजय माल्या है और ये मेहुल चोकसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। अब क्या हुआ है, इन्होंने बेसिकली क्या किया, कुछ धांधली की है, बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया है और फिर उन्होंने लोन की वापसी नहीं की, यानी कि इंटरेस्ट पे नहीं किया, मुद्दल भी पे नहीं किया, प्रिंसिपल इज देयर, इंटरेस्ट इज देयर। सो ये लोग एनपीए बन चुके हैं एंड दे हैव बिकम फ्यूजिटिव्स। अब इनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी है विजय माल्या के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इनको चार्ज किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में चार्ज किया गया। तो इनके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहे हैं। अब इन्होंने किया क्या, बैंक से, यानी कि पब्लिक मनी, लोगों का पैसा, मेरा आपका टैक्स मनी, इन लोगों ने लोन के तौर पे लिया बिजनेस करने के लिए और पैसा वापस नहीं दिया। अब पैसा वापस नहीं दिया, इसके चलते ये फ्यूजिटिव्स बन गए। कोई आपको मिलेगा लंदन में, कोई दुबई में, कोई आपको एंटीगा में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, कहीं ना कहीं ये लोग चले गए देश छोड़कर। लेकिन आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कितना पैसा ये लोग लेकर गए हैं और कितना हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, पैसा तो इन्होंने लिया, बिजनेस यहां पे कर रहे थे। अब ये लोग तो चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि ये उनकी जमीन भी लेके जाएंगे, ये उनकी जो बिल्डिंग रहेगी, उनके जो एसेट्स रहेंगे वो भी लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब ये लोग चले गए तो ईडी ने इनके एसेट्स को ले लिया, कब्जा कर लिया और इनके एसेट्स से उन्होंने कुछ रिकवरी की है। अब ईडी ने ये बताया है, इन तीनों भाई बंधुओं ने कितना लोन लिया था, 22,585 करोड़ रुपए का। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन लिया, इनसे पैसे मिलने थे। अब ईडी ने इनके जो एसेट्स लिए हैं वो ईडी कहता है इट इज वर्थ 18,170 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़। अब रिसेंटली ईडी ने किया क्या, आप ये खबर देख सकते हो, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इट ट्रांसफर्स अबाउट 9,000 करोड़ आउट ऑफ द 18,000 करोड़ एसेट सीज्ड ऑफ नीरव मोदी, विजय माल्या एंड मेहुल चोकसी। अब आप मुझे बताइए, हम लोग इस ईडी के बारे में बात कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये ईडी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सही जवाब है या गलत जवाब है, आप मुझे बताइए, रिसर्च करें। चलिए, ईडी ने क्या किया है, कुछ पैसे बैंक्स को वापस कर दिए, 9,000 करोड़ के आसपास। अब ईडी ने एस्टिमेट ये किया है कि इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए लिए थे, उसमें से हम केवल 18,000 के आसपास हम लोग रिकवर कर सकते हैं, यानी कि 80% हम लोग वापस ले सकते हैं। इट कैन हेल्प बैंक्स रिकूपरेट। अब उसमें से ईडी ने ये कहा है कि हम लोगों ने जो भी रिकवर करना था 18,000, उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% के बीच हम लोग रिकवर कर चुके हैं और हम लोगों ने 6,600 करोड़ रुपए का कैश बैंक्स को ट्रांसफर कर दिया। और बाकी जो है, यानी कि ये लिक्विड कैश उन्होंने दिया है और बाकी जो इलिक्विड कैश है अप्रोक्सीमेटली 2,400 करोड़, वो भी बैंक्स को ट्रांसफर किया गया। तो टोटल मिला के 9,000 करोड़ के आसपास जिन बैंक्स को लोन था उनको हम लोगों ने वापस दे दिया, ये उन्होंने घोषणा की। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बैंक्स को मदद करेगा? अब ऑब्वियसली सवाल है, अगर बैंक्स को पैसा मिल रहा है तो मदद तो करेगा ही करेगा। द एक्चुअल कैश वट एवर हैज बीन गिवन 6,600 करोड़ विच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द इट इज गोइंग टू हेल्प द बैंक्स फॉर श्योर। सवाल ये उठता है
क्या उनकी बुक्स से प्रेशर हटेगा? यानी कि द बिगर क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट दिस अमाउंट 6,600 करोड़ इज गोइंग टू हेल्प। बिल्कुल रकम है तो मदद तो करेगी। अगर हम लोग यहां पे एक विश्लेषण करेंगे कितनी मदद करेगी, तो आपको यह पता चलेगा कि जो नाम मैंने बताया, मोदी, माल्या, चोक्सी, ये सब बहुत ही छोटी मछलियां हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं इंडिया में जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। बहुत सारा एनपीए है। इनफैक्ट ये तो फिजिटिव्स भी नहीं बने। अगर आप नंबर्स देखें, ग्रॉस एनपीए के ड्यूरिंग द यूपीए एरा एंड ड्यूरिंग द एनडीए एरा। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में, जो मैंने एनपीए बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर संक्षिप्त रूप में बताऊं क्या होता है। मैंने किसी को पैसा दिया है, उस बंदे ने ना मुझे पैसा दिया है ना ब्याज दिए, दैट बिकम्स एनपीए। यानी कि बैंक अगर आपको लोन देगा तो बैंक आपसे प्रिंसिपल भी लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। अगर आप दोनों नहीं पे करोगे तो आप बन जाओगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मैं एक किसान हूं और मैंने लोन लिया है, मेरा एनपीए कब बनेगा? यानी कि एग्रीकल्चरल एनपीए का मतलब क्या है, उसको डिफाइन कीजिए, और इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का एनपीए क्या होता है उसको भी डिफाइन कीजिए। काफी अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर, एमसीक्यूज बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, अगर हम लोग यूपीए एरा की बात करें 2008 से 2014 तक, यानी कि यूपीए 2 में टोटल एनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना था? 5 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन अगर हम लोग पिछले 6 से 7 सालों की बात करें, ड्यूरिंग द एनडीए रेजिम 2014 से लेके 2020, राइट, अब इन सालों में 6 से 7 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बढ़ा है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि एनडीए के कार्यकाल के दौरान एनपीए बहुत बढ़ा है, लेकिन इसका एक एक्सप्लेनेशन ये जाता है कि जो लोन यूपीए के टेन्योर के दौरान दिए गए थे, राइट, उसके लिए भी एनपीए बढ़े हुए। क्योंकि हम जानते हैं कि 2003-2004 में काफी ज्यादा इकोनॉमिक बूम आया था। 2003 से लेकर 2008-9 तक जो भी लोन दिए गए थे वो आज एनपीए बन चुके हैं। अब आप नंबर देखिए, मैंने बताया कि क्यों ये छोटी मछलियां हैं, राइट, मोदी, माल्या एंड चोक्सी। यहां पे आपको नंबर दिया गया 18 लाख करोड़, और मैंने आपको बात की थी इन लोगों के तो 22,000 करोड़ रुपए आने थे। अब ये नंबर देखिए और 22,000 करोड़ कहां पे देखिए। अब इसमें से आप राइट ऑफ पे देखिए, राइट ऑफ मतलब ये लोन माफ किया गया। जैसे अभी इन लोगों को 22,000 करोड़ देने थे, जिसमें से ईडी ने कहा है कि ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ तो जाएंगे ही जाएंगे, इट विल बी अ लॉस इनकर्ड। तो उसी तरह से अगर लॉस इनकर्ड देखोगे, इट इज अराउंड 6,83,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। मैं कह सकता हूं $100 बिलियन या फिर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम, $100 बिलियन के आसपास। तो जो एनपीए का प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। अब सवाल ये उठता है ये क्यों हो रहा है, वाई इज इट हैपनिंग? इसमें सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो मैं कह सकता हूं मार्केट इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल्दो हम लोग नंबर यूपीए और एनडीए की कंपैरिजन की, बट आई वुड से दैट वुडंट बी कंप्लीटली अप्रोप्रिएट, क्योंकि जो क्रेडिट बूम हुआ था 2004 से 2008 के बीच, क्योंकि इकोनॉमी काफी हाई ग्रो कर रही थी, तो यूपीए 1 के टेन्योर में बहुत सारे लोन दिए गए थे। इनफैक्ट एक एलिगेशन ये भी आता है, जो विजय माल्या को लोन दिए गए थे वो इसी टाइम के दौरान थे, which has become NPA later on। यानी कि जब भी मार्केट अप होता है तो क्रेडिट बहुत ज्यादा दिया जाता है, और जब मार्केट लो हुआ, ग्लोबल रिसेशन आया 2008 में, 2013 में एक मिनी रिसेशन आया यूरोप में, तो इन दोनों के कारण बहुत लॉसेस हुए। यानी कि जिन लोगों ने लोन लिया है, अगर वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक में कुछ उसी तरह का हुआ है कि अगर बिजनेस नहीं कर पाए तो हाउ विल दे पे लोन बैक टू द बैंक्स? तो एक तो मार्केट इज रिस्पॉन्सिबल टू सम एक्सटेंट, यस, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जाती है बैंक्स के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक्स की बात करें, रेकलेस लेंडिंग में लग जाते हैं, कोई इनके पास अप्रेजल रेटिंग सिस्टम नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं आपको। देखिए, चलिए मैं चला गया एक बिजनेस प्रपोजल लेके किसी बैंक में, एक्स बैंक में चला गया, और मैंने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आई एम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, आई नीड 100 करोड़ लोन। बैंक ने बोला कि भैया नहीं देंगे, हम आपको जानते भी नहीं है। मैंने कहा कि मेरे चाचा विधायक हैं, इस बैंक के बोर्ड में है, तब जाकर मुझे 100 करोड़ का लोन मिला, विदाउट इवन नोइंग माई क्रेडिट रेटिंग, जस्ट बिकॉज मेरे चाचा विधायक है इसीलिए मुझे लोन मिल गया। अब मैंने 100 करोड़ रुपए ले लिए और वापस पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? एनपीए बन जाएगा। यही प्रॉब्लम है इंडिया में भी बैंक्स के साथ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, क्रेडिट रेटिंग सिस्टम नहीं है, बहुत ही रेकलेस लेंडिंग होती है, तो इससे एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहां पे एक सरकार का भी रोल है, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हर्डल्स भी काफी ज्यादा है। जब भी आप पैसे से जुड़े हुए लॉस को देखें, इंडिया की सिंपल चीज,
इनकम टैक्स लॉ को देखिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड लॉस है। एक कॉमन सिटीजन अपनी खुद की इनकम टैक्स भरना काफी टफ समझता है इंडिया में। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हर्डल्स है विद रिस्पेक्ट टू मनी लॉस, विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी लॉस, काफी ज्यादा टफ है। अगर एक ट्राइब्यूनल के पास भी चला जाएगा जहां पे हम लोग फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, तब भी कोर्ट केस पहुंच जाएगा हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट, डीले ही डीले होती जाएगी। तो यहाँ पे सभी लोगों की एक मिली भगत है। अब इसे क्या कहते हैं? इंडिया की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एक ही टर्म में आपको डिफाइन करके बता दूंगा, इट इज कॉल्ड एज क्रोनी कैपिटलिज्म। अब क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म वो है जहां पे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है सरकार के बीच और बिजनेसमैन के बीच। अब आप पूछोगे ये कैसे हो? देखिए, एक तरफ है सरकार, राइट। अब हमारे देश की अगर बात करोगे तो सरकारों की ही बैंक्स हैं, उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर बहुत ज्यादा है इंडिया में। और आप लोन्स की बात करोगे जो इन लोगों ने लिया, राइट, नीरव मोदी, माल्या, चौकसी, इनके लोन कहां से? एसबीआई, दी पंजाब नेशनल बैंक, तो बहुत सारी आपको मिलेंगी इसी तरह की पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोन दे दिया इन इंडिविजुअल्स को जिनकी हम लोगों ने बात की। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक सेक्टर बैंक को बताया कि भैया इनको लोन दे दीजिए, ये बड़े बिजनेसमैन है। फॉर एग्जांपल जैसे विजय माल्या का केस में बता सकता हूं, उनके लिए तो एसबीआई ने बहुत सारे लोन ऐसे दिए थे ऑन वर्बल गारंटी, जहां पे उन्होंने कहा था कि मैं पैसे वापस लौटा दूंगा। इस वर्बल गारंटी पे लोन दिए गए थे। ये सब न्यूज आप पढ़ सकते हो। यानी कि सम सॉर्ट ऑफ अ क्रोनी कैपिटलिज्म इज गोइंग ऑन वेयर द गवर्नमेंट इज वेरी क्लोजली अलाइंड विथ द बिजनेस पीपल। इसे कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि सर आपने बता दिया कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, और भी बहुत बड़ी मछलियां हैं, तो सरकार क्या ही कर रही है? यू कैन आस्क व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग मैन, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? देखिए, सरकार को ये पता है, सरकार बहुत से स्टेप्स लाई हुई है। अगर हम लोग बात करें पिछले 10 से 15 सालों में सरकार ने बहुत ज्यादा स्टेप्स ली हुई है। जैसे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लॉस लाए हुए हैं, लेकिन इंडिया में काफी ज्यादा डिलेस होती रहती है, उसके कारण इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। 2013 में इन्होंने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स भी बनाए जिसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट सी है। 14 में 525 रूल लाया था सरकार ने, यानी कि 25 साल का लंबा लोन मिलेगा, हर 5 साल में उसको रीफाइनेंस करेंगे। नॉट वेरी सक्सेसफुल ऑल्दो। जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाए सरकार ने, मिशन इंद्रधनुष बनाया। मिशन इंद्रधनुष याद रखिएगा, एक हेल्थ सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है बैंकिंग सेक्टर के साथ। बैंकिंग सेक्टर में आपको मिलेगा ABCDEFG, राइट। तो आपको स्टेप्स मिलेंगे यहाँ पे कि बैंक की बोर्ड जो रहेगी वहां पे हम लोग ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, जो अपॉइंटमेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, बहुत सारी चीजें की थी। स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग लाया, एसेट क्वालिटी रिव्यू लाया 2015 में। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले या फिर कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने बात की थी ब्रिटिश सरकार के बारे में, जहां पे मैंने आपको कहा था कि इंडिया में बहुत सारा गंद वो फैला के गए हैं, राइट। तो उसको साफ करने में टाइम लग जाएगा। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको लग जाएगा यहां पे भी। कहां पे? इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्योंकि एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, पिछले 2-3 सरकारों की कार्यकाल की अवधि में ये डेवलप हुए, तो इसको कम करने में भी टाइम लगेगा। बट इकोनॉमिक ग्रोथ भी लानी है, लोन भी देने हैं, तो ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहेगी। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया था। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। इनफैक्ट सरकारों की कोशिशों के कारण मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स हैज बीन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब इसके चलते रिकवरी तो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इंडिया की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स है, बहुत ज्यादा जुडिशियल हर्डल्स है। तो जो भी डिफॉल्टर्स हैं काफी प्रोलॉन्ग प्रोसेस के साथ गुजर रहे हैं, काफी ज्यादा केसेस हो रही है। इनफैक्ट अगर आप बात करो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास केसेस हैव पाइल्ड अप। और एक स्ट्रेंज सी चीज ये है कि एक बार एनसीएलटी से आपको जजमेंट आ जाएगा तो एक एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट, वहां से आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में चीजें बहुत से आई हुई है। जैसे सरफेसी एक्ट बहुत पहले आया हुआ है, राइट। आप अगर इनके एसेट्स ले लो और बेच दो जल्दी से, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा देर लगती है क्योंकि देयर इज अ डिलेड जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया। बट नॉनदलेस हम लोग एक सिल्वर लाइनिंग यहां पे कह सकते हैं कि जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है 2016 में, तब से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। यानी कि द अमाउंट द लेंडर्स हैव मैनेज्ड टू रिकवर, इट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड इन दी
आईबीसी रेजिम, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के दौरान 2016 से जो आया हुआ है, तब से रिकवरी काफी अच्छी हुई है। इनफैक्ट रिकवरी का जो टाइम है वो भी काफी लेस हुआ है। पहले आईबीसी से पहले रिकवरी करने में 4 साल लग जाते थे, अभी अप्रोक्सीमेटली वो डाउन हुआ है 400 दिन पे, यानी कि 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा, 1 साल 1 महीने के आसपास अभी आपको लगेगा रिकवरी करने में। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। लेकिन आपको ये जानना है आईबीसी भी क्या हुआ। आईबीसी इज वर्किंग विद द शूट, राइट। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको एक पेड़ उगाना है तो आपको जड़ भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी ताकि आपका शूट स्ट्रांग हो जाए। तो अगर जड़ स्ट्रांग करनी है तो वी नीड टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, यानी कि जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम है, जहां पे बैंक्स, सरकार और बिजनेसमैन की मिलीभगत है, उसे रोकने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग जड़ स्ट्रांग नहीं करेंगे, जो आईबीसी है विच इज वर्किंग ऑन शूट, इट इज डूइंग गुड वर्क, तब तक अल्टीमेट फ्रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। यानी कि हमारे देश में स्ट्रक्चरल बदलाव चाहिए, क्रोनिक कैपिटलिज्म एंड होनी चाहिए, तब जाकर द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए विल रिजॉल्व। बट नॉनदलेस, with the coming of IBC, there is a positive effect for sure. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.